पिछले भाग में हमने देखा पूर्णा के पति वसंत कुमार की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। अब वह अकेली पड़ गई थी। ससुराल पक्ष में भी उसके सास ससुर ना थे और न ही मायके में उसके माँ बाप थे। पूर्णा का विवाह वसंत कुमार से उसके माँ मामी ने करवाया था। लाला बद्री प्रसाद से पड़ोसी होने के नाते पूर्णा की यह दशा देखी न गई। वह प्रेमा की ही उम्र की थी और वह उसकी पक्की सहेली थी, तो उन्होंने निश्चय किया कि वह पूर्णा की मदद करेंगे। पूर्णा एक दिन लाला जी के पास जाती है अपने कुछ थोड़े बहुत गहने लेकर, जो कि उसके पति ने उसको खरीदे थे, ताकि वह उसको बेचकर कुछ धन एकत्र करके कुछ ब्राह्मणों को षोडशी के दिन भोजन करवा सके और बचे हुए शेष धनराशि में से वह अपना घर खर्च चला सके। परंतु लाला बद्री प्रसाद ने वह उसके जो गहने थे वो लेने से मना कर दिया और उसको अपनी बेटी मानते हुए उसका सारा खर्च खुद उठाने के लिए जिम्मेदारी ली। लाला बद्री प्रसाद ने षोडशी के दिन सभी ब्राह्मणियों को भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी। यह करते हुए रात काफ़ी हो गई थी। लाला जी थक गए थे, ऊपर बिस्तर लगाए और ऊपर सोने आए। तभी उनकी बेटी प्रेमा आती है, उनको भोजन के लिए आमंत्रित करती है, परंतु लाला जी थक गए थे और उन्होंने मना कर दिया। तभी उन्होंने प्रेमा को रोकते हुए अपनी आगे की योजना बताई पूर्णा के बारे में। उन्होंने प्रेमा से कहा, बेटी मैं इसी घर में रख लेता हूँ, उसका मन भी लगा रहेगा तुम्हारे साथ और उसकी देखभाल भी होती रहेगी। बेचारी अकेले क्या क्या करेगी। और सोच रहा हूँ उसको जेब खर्च के लिए कुछ 20-50 रुपये मुझको मिलते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ 20 रुपये उसको जेब खर्च के लिए दे दूँ। प्रेमा बहुत खुश हुई और उन्होंने एक यह भी प्रस्ताव रखा कि कल को मेरी अगर आंखें बंद हो जाती, मैं नहीं रहता हूँ, कमला प्रसाद का क्या भरोसा तुम्हारे बड़े भाई का, वो तो वैसे ही लंपट टाइप का है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 4,000 की FD उसके नाम कर देता हूँ और ये शर्त रख देता हूँ कि मूलधन में से ना छेड़ा जाए और जो ब्याज है वो ही पूर्णा को दिया जाए। तो प्रेमा इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है कि अब उसकी सहेली उसके साथ रहेगी। तभी कमला प्रसाद एकाएक ऊपर आ जाता है। लाला ने सारी बातें और अपना जो उन्होंने प्रस्ताव सोचा था वो अपने बेटे को बताई। पहले तो उसने माँ के बहाने मना करने की कोशिश करी कि माँ और सुमित्रा के बीच वैसे ही नहीं आती है, जमती बातें, हमेशा टकराव रहता है, अब यह भी आ जाएगी, घर में कई स्त्रियाँ होंगी, कई बर्तन है होते तो वैसे भी खटकते हैं, तो ये झगड़ा हो बढ़ सकता है। परंतु लाला ने यह निश्चय दिलाया कमला प्रसाद को कि मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूँगा, क्या तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है। तो अब कमला प्रसाद हैरानी में पड़ गया कि अब पिता मुझको इतना नहीं समझते कि मैं पिताजी की बात ना मानूं। उन्होंने इमोशनल अत्याचार करते हो, कहते ना इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये आपकी ही तो संपत्ति बनाई है, आपने ही तो संपत्ति बनाई है, आपका ही इस पर पूरा अधिकार है। मैं कुछ भी कहूँ, पहले मैं कुछ भी कहता हूँ, पर अगर आपने निश्चय कर लिया तो मैं एक शब्द भी उसके बाद नहीं बोलता। तभी लाला ने कमलानाथ को FD के बारे में जिक्र किया, 4,000 रुपये, और उसके बाद एक उस पर शर्त लगाने के लिए। कमलानाथ को मानो एक झटका सा लगा। वह बार बार कहने लगा, पिताजी आप एक बार पुनः सोच लीजिए। बद्री प्रसाद कमला की आदत जानते थे। वह कमला को ताने मारते हुए कहा, बेटा हर कोई तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं होता है। उससे अगर मैं पूछूंगा तो वो साफ मना कर देगी। वो तो इस घर में भी रहने को तैयार नहीं होगी, मेहनत मजदूरी करेगी पर अपना पेट पाल लेगी। अगर बहुत ही मजबूरी या विवश होकर ही अब वो मेरे द्वार पर आएगी। यह सब बात होने के बाद कमला प्रसाद मान गया और सब तैयार हो गए उसको रखने के लिए। बद्री प्रसाद ने प्रेमा से कहा, बेटी तो तुम उससे यही रहने की बात करना, मैं तुम्हारी माता से बात कर लूँगा। और कमला प्रसाद मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ कि कल तुम बैंक जाकर ये सारा काम जो है वो कर लोगे। कमला प्रसाद यह तो समझ गए थे कि पिताजी इस वक्त कोई आपत्ति ना सुनेंगे, बल्कि आपत्ति से उल्टा ही असर होने की संभावना थी। इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लेने का निश्चय किया। प्रातःकाल पूर्णा के द्वार पर जाकर आवाज़ दी। पूर्णा पहले तो उनसे पर्दा करती थी, पर अब बहुरिया बनकर बैठने से काम नहीं चल सकता था। उन्हें अंदर बुला लिया। बरामदे में चारपाई पड़ी हुई थी। कमला बाबू उस पर जा बैठे। बैंक जाने से पहले ही पूर्णा से मिलने चला गया ताकि वह प्रेमा से ना बात कर सके और मैं उससे और कमला प्रसाद उसको मायके जाने पर विवश कर दे।
पूर्णा भी उसके सामने आ खड़ी हुई। पहले तो उस पर परहेज करती थी, घूंघट डाल के रखती थी, पर अब पति नहीं था, सफ़ेद साड़ी उसने पहन रखी थी और तब उसने घूंघट थोड़ा ही कर रखा था। उसकी दोनों आंखें कृतज्ञता और विनय से भरी हुई जमीन की ओर देख रही थी। कमला उसे देखकर हैरान रह गया। वह तो इस उद्देश्य से आया था कि किसी तरह इसे टाल दूं, मायके जाने के लिए विवश कर दूं। उसको यह किंचित भी चिंता न थी कि इस अबला का क्या भविष्य होगा, वह अपना जीवन यापन व अपनी रक्षा कैसे करेगी। पर पूर्णा की सरलता, निष्कलंक दीन मूर्ति दशा देखकर उसको अपनी कुटिलता पर शर्म आई, लज्जा आई। वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो पड़ा था। उसकी सुमित्रा से वैसे ही ना बनती थी, तो मानो उसके अंधेरे जीवन में एक दीपक सा जल उठा था और जैसे तैसे उसने पूर्णा को अपने घर में रुकने के लिए मना ही लिया था। पूर्णा को अब क्या आपत्ति हो सकती थी? उसका मन भी प्रेमा के साथ लगा रहता था और वह कमला के अनुरोध को ज़्यादा टाल ना सकी। एक आश्रयहीन अबला के लिए इस समय तिनके का सहारा ही बहुत था, तो वह नौका की अवहेलना कैसे कर सकती थी? पर उस बेचारी को क्या पता था कि वह नौका नहीं बल्कि एक विचित्र जल जंतु है जो उसकी आत्मा को ही निगल जाना चाहता है।